अब रिकॉर्डिंग शुरू हो गई, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, द एनर्जी दैट possessed by a body by virtue of its height, हाइट की वजह से जो एनर्जी possess कर रही है is known as potential energy। याद रखिए, जिस बॉडी के अंदर, जिस बॉडी के पास भी एनर्जी है, ये याद रखिएगा, जिस बॉडी के पास भी एनर्जी है वो कैसे उसके अंदर आ गई है, वो ऐसे उसके अंदर आ गई है कि उसके ऊपर कभी ना कभी किसी ना किसी ने वर्क किया होगा। बात समझ में आ गई? उसके ऊपर कभी ना कभी किसी ना किसी ने वर्क किया होगा, तभी उसके पास एनर्जी आई है, वरना एनर्जी नहीं आ सकती। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, सपोज ये एक टेबल रखी है, सपोज ये क्या रखी है, एक 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 ऐसे टेबल रखी है, ओके, एक क्या रखी है, एक बेसिकली एक टेबल रखी है, ठीक है। आपने देखा कि यहां पर एक डाइस रखा है, क्या रखा है, डाइस, लूडो का दाना रखा हुआ है, यहां पर इसके 5 बने हुए, यहां पर 2 बना हुआ है, यहां पर 1 बना हुआ है, ठीक है। क्या रखा हुआ है, ये एक लूडो का दाना रखा हुआ है। ये कहां पर रखा हुआ है, ये बेसिकली रखा हुआ है आपका ग्राउंड में, और ये टेबल की जो हाइट है ये बेसिकली है 1 मीटर। टेबल की हाइट कितनी है, 1 मीटर, और इसका जो मास है ये है 10 ग्राम। आप आए, आपने देखा कि ये लूडो का दाना यहाँ रखा है, आपने इसे उठाकर यहाँ रख दिया और ये लूडो का दाना आ गया अब यहाँ पर, कहाँ पर आ गया, यहाँ पर। बात समझ में आ गई? और ये इसके हो गए आपके नंबर, ठीक। आपने किया क्या, आपने इसको उठाया, इसके ऊपर फोर्स लगाई ऊपर की तरफ, क्योंकि इसका वेट था नीचे की तरफ, तो आपने ऊपर फोर्स लगाई तो ऊपर इसका डिस्प्लेसमेंट भी हुआ। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ 1 मीटर। आपने कुछ फोर्स लगाई, फोर्स लगाने की वजह से आपने इसके ऊपर क्या कर दिया, वर्क कर दिया। जब आपने ऊपर इसके ऊपर वर्क कर दिया तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी, इसकी एक खास तरह की जो एनर्जी थी वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। वो बेसिकली किसके बराबर होती है, वो होती है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अगेंस्ट में जो डिस्प्लेसमेंट जब भी होगा तो ये एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसको हम कैलकुलेट करते हैं मास इनटू जी इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एच। एच कहां पर है, एच बेसिकली यही, ये जो हाइट है यही उसका एच है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को या नहीं, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है ये आपके समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। An object at a given position can have a certain potential energy। आप लोग को मेरी आवाज तो आ रही है ना? Yes sir। With respect to one level and different value of potential energy with respect to another level। आप अलग अलग लेवल से अगर किसी बॉडी को देखेंगे तो आपको अलग अलग एनर्जी पता चलेगी। बात समझ में? An object at a given position can have a certain potential energy with respect to one level। अब ध्यान से समझिए इस बात को, ये बात हो क्या रही है। जब आप ग्राउंड पर खड़े होते हैं, जब आप क्या खड़े होते हैं, अर्थ पर, फॉर एग्जाम्पल अर्थ पर खड़े, आपने यहां पर किसी ऑब्जेक्ट को देखा, सपोज ये ऑब्जेक्ट, तो आप क्या बोलते हैं, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है। क्यों आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, मास इंटू जी इंटू एच, ऐसे कैलकुलेट करते हैं। आप ये कहते हैं कि ये एच जो है ये 0 है, तो आप बेसिकली रेफरेंस पोजीशन ये मान रहे हैं, ये इसको क्या मान रहे हैं, ग्राउंड को क्या मान रहे हैं, आप इसको रेफरेंस मान रहे हैं, आप इसको रेफरेंस मान रहे हैं, इसलिए आप ये कह रहे हैं कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है। अच्छा, इसके बराबर में ही यहां कहीं पर गड्ढा हो रखा हो, फॉर एग्जाम्पल यहां पर गड्ढा हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक गड्ढा हो रहा है। अब इस ऑब्जेक्ट को खिसका के यहां पर लेकर आइए, तो जैसे यहां लेकर आएंगे तो ये ऑब्जेक्ट आपको यहां गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा, इसलिए गिर जाएगा क्योंकि फोर्स इसके ऊपर अब भी लग रही है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी, ये जो हाइट है बेसिकली ये लूज करेगा। तो हर ऑब्जेक्ट के पास हर वक्त पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये बात याद रखिएगा।
सिर्फ हम रेफरेंस की वजह से उसको जीरो या पॉजिटिव या नेगेटिव कहते हैं, ठीक है। ये क्योंकि वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, इसको आप बाद में सुन लीजिएगा, मेरी बात को आपको समझ में आ जाएगी मैं क्या कह रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट फॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स। द फॉर्मूला इज, कौन सी फोर्स भाई, कौन सी फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन वाली फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन वाली फोर्स। तो आप ये देखिए mgh, जरा मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि जो mg है ये क्या चीज है, बेसिकली ये मास इनटू एक्सेलरेशन ही तो है। तो मास इनटू एक्सेलरेशन मिलके क्या बन जाता है, ये फोर्स बन जाती है, फोर्स। और ये h क्या चीज है, ये h बेसिकली डिस्प्लेसमेंट है। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या चीज होती है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बेसिकली वर्क होता है। बात समझ में आ गई। तो कहां से लिखा हमने, द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट फॉर ए ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में जो आप वर्क डन करते हैं वही बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी आप ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कर देते हैं। बात क्लियर हो गई। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज है, पोटेंशियल एनर्जी इज द स्टोर्ड वर्क डन। इस जुमले को याद रखिएगा, रिकॉर्डिंग हो रही है, इसको सुन के दोबारा लिख लीजिएगा। Potential energy is the stored work done against gravitational field, against gravitational force. Okay, आगे बढ़ते हैं। Where m is the mass in kg, g is the acceleration due to gravity, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर सेकंड स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, आप जानते हैं 2, इसमें माइक्रोसॉफ्ट में ऐसे लिखनी बात हूं। At the surface of the earth, h is the height in meters, h is basically the displacement। समझ में आ गया इतना, आगे बढ़े। किसी को कुछ पूछना है? हमने ये सब लिखा नो, मतलब दो ही बातें होती है जब आदमी पूछता नहीं है, या तो सब कुछ समझ में आ गया या कुछ भी समझ में नहीं आया। तो वो सोचता है कुछ भी समझ में नहीं आया, पूछने से क्या बड़ा। ऐसा तो नहीं है ना, समझ में आ रहा है तुम लोगों के? नहीं सर, समझिए। नहीं आ रहा? यस सर, आ गया। अच्छी बात है। पोटेंशियल एनर्जी बताई, काइनेटिक एनर्जी बताई। अब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों मिलकर एक चीज बनाते हैं जिसको हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों मिलकर एक चीज बनाते हैं जिसको हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी me of a body is the sum of kinetic energy and potential energy। तो मैकेनिकल एनर्जी किसके बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। और क्या करें हम, पोटेंशियल एनर्जी दोनों को जोड़ दें। ये किसकी वजह से है, ये स्पीड की वजह से है, और ये किसकी वजह से, ये पोजीशन की वजह से, या आप कहिए ये हाइट की वजह से, पोजीशन या हाइट की वजह से। तो पोटेंशियल एनर्जी और स्पीड, आप 11th क्लास में जब पहुंचेंगे तो आपको पता लगेगा कि खाली हाइट की वजह से ही नहीं होती है पोटेंशियल एनर्जी, और भी बहुत सारी चीजों की वजह से होती है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, तो 9th क्लास वाले में केस में, या 11th एंट्रेंस या डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंट्रेंस के केस में पोटेंशियल एनर्जी हम सिर्फ हाइट के रिस्पेक्ट में ही पढ़ाते हैं, या हम कहें कि ग्रेविटेशनल फोर्स के रिस्पेक्ट में ही पढ़ाते हैं। ठीक, तो हाफ एम वी स्क्वायर है, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एच। आप यहां पर क्या कर सकते हैं, एम को कॉमन लिख सकते हैं, हाफ वी स्क्वायर प्लस जी इंटू एच। इससे एक बात और पता लगेगी, एक बात क्या पता लगेगी कि जी और एच की जो भी यूनिट आएगी वो यूनिट वी स्क्वायर की यूनिट के जैसी ही रहेगी, ये भी बात पता लगेगी। तो ये सारी बातें हमको ऑब्जर्व करनी है। मैकेनिकल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की जो एक एग्जांपल आपके एनसीईआरटी के अंदर दे रखी है, मैकेनिकल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जो चीज दर्शाती है वो ये वाली स्लाइड से आपको पता लगेगा। और इन दोनों को मिलाकर एक लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सब लोग सुन रहे हैं, ध्यान से आप बात सुनिए। एक होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और एक होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बोथ द थिंग्स आर डिफरेंट। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब एनर्जी को बचाना। अपने घर में हम सुनते हैं ना कि भाई 4 बल्ब मत जलाओ, 2 जलाओ, और ये फालतू मत जलाओ, एनर्जी फालतू का गीजर मत चलाओ, फालतू का एसी मत चलाओ। तो दैट इज बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, and that conservation of energy is entirely different to this law of conservation of energy. Conservation of energy एक बेसिकली ह्यूमन बिहेवियर का एस्पेक्ट है। बस समझ में आ गई।
वो एक बिहेवियर का एस्पेक्ट है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फिजिक्स का टॉपिक है, ठीक। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम हो तो उसकी जो एनर्जी है वो कभी भी बदलती नहीं है, ना वो कभी बढ़ती है ना वो कभी कम होती है। जैसे हमारा सोलर सिस्टम, अगर इसको हम एक आइसोलेटेड सिस्टम मान लें, पूरे ब्रह्मांड से, पूरी यूनिवर्स से सोलर सिस्टम को अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम मान लें, तो आप ये बात समझ लीजिए कि यहाँ पर जितनी भी एनर्जी है वो कांस्टेंट है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन कभी भी एनर्जी खत्म नहीं हो रही, कभी भी एनर्जी बन नहीं रही। जितनी एनर्जी है, जितना जो अमाउंट है एनर्जी का, वो फिक्स है। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? जैसे आप ये समझ लीजिए कि आप किचन में हैं, आपने खाना देखा, खाना बना हुआ है, तो खाने के अंदर कुछ एनर्जी होती है उसकी बॉन्ड्स में, आपने क्या किया, उस खाने को खा लिया। अब क्या कर रहे हैं, खाने की एनर्जी खत्म थोड़ी हो गई, खाने की एनर्जी खत्म कन्वर्ट हो गई, वो आपकी बॉडी में चली गई। वो बॉडी में चली गई तो वो किसमें कन्वर्ट हो गई, बेसिकली वो मस्कुलर एनर्जी में खर्च हो गई, मस्कुलर एनर्जी में खर्च हो गई, बॉडी की हीट में कन्वर्ट हो गई, मस्कुलर एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। आप जो सोचते हैं दिमाग में इलेक्ट्रिकल सिग्नल के जरिए सोचते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो वो सारी की सारी एनर्जी कहां से आई थी, वो फूड से आई थी। आपने जितना फूड खाया था उसी के हिसाब से एनर्जी का कन्वर्जन होगा। ऐसा नहीं कि आपने 10 जूल का फूड खाया था और आपकी एनर्जी 12 जूल बढ़ गई, ऐसा नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई क्या? It is said to be conserved over time. Energy can either be created, can neither, sorry, मैं either बोल रहा हूं, neither be created nor be destroyed. ना तो एनर्जी को आप पैदा कर सकते हैं, ना उसको आप खत्म कर सकते हैं। Rather it transforms from one form to another. एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में आप उसको ट्रांसफॉर्म जरूर कर सकते हैं। उसकी एक एग्जांपल है, ये एग्जांपल किस चीज की है, ये है पेंडुलम की एग्जांपल। या हम घरों में झूला डाल लेते हैं, ठीक है, झूला आपने देखा होगा, उसकी एग्जांपल है क्या, अगर पेंडुलम को आप फॉर एग्जांपल पेंडुलम को यहां पर रखा आपने, दिस इज फर्स्ट पोजीशन, थोड़ा सा ऊपर उठा दिया, तो क्या होगा, इसकी बेसिकली आपने क्या करा है, आपने पोटेंशियल एनर्जी क्या कर रहा है, बहुत सारी ज्यादा बढ़ा दी है। और यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पर वेलोसिटी 0 है, हेंस काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी 0 है। अब पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होना, क्योंकि इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन, क्योंकि ये रस्सी से बंधा हुआ है यहां से, तो इधर तो ये जा नहीं सकता, इधर मूव कर सकता है, ये इधर मूव करेगा तो इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो जो बढ़ेगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। 10 मिनट बाद खत्म हो जाएगा जोन, ये बात याद रखिए। धीरे धीरे इसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू होगी तो वो कहां से आएगी, वो जो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाई थी आपने वो कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसकी हाइट कम हो रही है। अगर हम रेफरेंस ये माने तो ये बेसिकली ये जो पोजीशन है ये बेसिकली हाइट होगी इसकी। बात समझ में आई? तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इस हाइट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाएगी। जैसे जैसे ये हाइट कम होती जाएगी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, हाइट जैसे जैसे कम होगी वेलोसिटी मैक्सिमम होती जाएगी। तो इस पॉइंट पर, इस पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, क्योंकि ये हाइट h 0 हो जाएगी इस लेवल पर। बात समझ में आई? लेकिन यहां पर इस लेवल पर वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, यहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। किस पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर। ठीक, अब मैं राइट पेन ले लेता हूं ताकि परेशानी ना हो। अब जब ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो वापस काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी में। तो दो चीजों का कन्वर्जन हो रहा है जिसकी वजह से ये पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, देखिए दो चीजें हैं, एक तो है हाइट और दूसरी है वेलोसिटी। एक है आपकी हाइट और दूसरी है वेलोसिटी। तो ये दोनों चीजें चेंज हो रही हैं। जब ये वेलोसिटी मैक्सिमम होती है तो उस वक्त हाइट कितनी होती है, हाइट 0 होती है, और जिस वक्त हाइट मैक्सिमम होती है उस वक्त वेलोसिटी कितनी होती है, वेलोसिटी 0 होती है। बात समझ में आई? वेलोसिटी और हाइट किसके अंदर मौजूद है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों के अंदर मौजूद है। काइनेटिक एनर्जी में कैसे मौजूद है, हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी में कैसे मौजूद है, मास इंटू g इंटू h। ये आपका क्या बन जाती है, पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है।
और ये आपकी क्या बन जाती है, ये काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। तो इसकी वेलोसिटी और इसकी हाइट ये दोनों वेरी कर रहे हैं। इन दोनों के वेरी करने की वजह से काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे में एक्सचेंज हो रहे हैं। बात समझ में आ गई? दिस इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। द एनर्जी इज कंजर्व्ड, hence it is changing from one form to another. Okay, this thing should be noted. I hope कि किसी को अभी कोई सवाल नहीं पूछना है। हमने आपको तकरीबन सारी स्लाइड्स बता दी, एक और रह गई और 7 मिनट रह गए, तो 7 मिनट में ये खत्म हो जाएगी। Okay, now what is this? This is work energy theorem. It is a very important theorem. Okay, work energy theorem है क्या, इसको समझ लीजिए। Work energy theorem. The work energy theorem states that the work done by all forces acting on a particle equals the change in the particle's kinetic energy. इस बात को बिल्कुल आप समझ लीजिए। Sometimes ऐसा होता है कि किसी पार्टिकल के ऊपर सपोज ये एक पार्टिकल है, ठीक है, नजर आ रहा है आपको? इसके ऊपर एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगी, तो मुझे बताइए क्या होगा? इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो जाना चाहिए या नहीं होने जाना चाहिए? ठीक है, लेकिन एक दूसरी फोर्स है जो इस डायरेक्शन में लगी। अब क्योंकि ये पहली फोर्स थी तो इसको F1 कह दिया और इस फोर्स को हम कह देते हैं F2। बात समझ में आई? तो एक एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में भी होना चाहिए A2, इस वाले एक्सेलरेशन को A1 कह देते हैं। एक फोर्स किस डायरेक्शन में लगी? इस डायरेक्शन में लगी, सपोज ये F3, तो एक एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में भी हो जाएगा A3। एक फोर्स इस डायरेक्शन में भी लगने लगी, सपोज इट इज F4, तो एक एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में भी होगा A4। आप मुझे ये बताइए, क्या एक ऑब्जेक्ट एक वक्त में हर तरफ चल सकता है? नहीं सर, हर तरफ तो नहीं चल सकता, एक ही तरफ चल सकता है एक ऑब्जेक्ट। बात समझ में? एक वक्त में एक ऑब्जेक्ट की एक ही पोजीशन होती है, या एक ही वेलोसिटी होती है, या एक ही डायरेक्शन होता है। वो बदलता है लेकिन वो टाइम के साथ बदलता है। एक टाइम में ये नहीं है कि मैं यहां पर भी हूं और अमेरिका में भी हूं, ये नहीं हो सकता। बस समझ में? तो ये किसी एक तरफ जाएगा या नहीं जाएगा। सपोज ये F1 सबसे ज्यादा है, सपोज अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज ये पार्टिकल है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है, सपोज 100 न्यूटन्स की, और इसका जो मास है वो है 1 kg। बात समझ में आई? इधर की तरफ इसके ऊपर लग रही है, मैं लिखता हूं, सपोज 50 न्यूटन लग रही है। बात समझ में आई? तो इधर की तरफ भी इसके अंदर एक्सेलरेशन होना चाहिए और इधर की तरफ भी एक्सेलरेशन होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, ये पार्टिकल क्या करता है, ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में 50 न्यूटन और 1 kg, तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होता है। और एक्सेलरेट किसके हिसाब से होता है? 50 इज इक्वल टू 1 इंटू a, यानी a किसके बराबर आ गया? 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इस डायरेक्शन में ये एक्सेलरेट होता है। बात समझ में आ गई? इस डायरेक्शन में ये एक्सेलरेट होता है, तो वेलोसिटी इसकी इसी डायरेक्शन में तो बिल्डअप होगी। इसकी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी बिल्डअप हो रही है, तो यानी इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी इसी डायरेक्शन में है। सॉरी, काइनेटिक एनर्जी का कोई डायरेक्शन नहीं होता, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इस डायरेक्शन में मूव होने की वजह से है। और वो कितनी होगी? हाफ mv² होगी। जैसे जैसे ये v वेरी करेगी, वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी भी वेरी करेगी। लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी, क्या इस काइनेटिक एनर्जी में इस फोर्स का कोई दखल होगा 50 न्यूटन वाली का? तो हम कहेंगे हाँ होगा, क्योंकि अगर ये नहीं होती ना तो ये और ज्यादा होती। ठीक है, तो अब वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है ये समझ लीजिए। वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहती है द वर्क W डन बाय द नेट फोर्स ऑन ए पार्टिकल। अब नेट फोर्स निकालेंगे हम, क्योंकि एक से ज्यादा फोर्स है, इसलिए हम फोर्स कितनी कैसे निकालेंगे? नेट निकालेंगे। इक्वल्स द चेंज इन पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी। बात तो समझिए इसको। बात क्या है? बात जो है वो ये है कि जब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इधर भी एक्सेलरेशन है और इधर भी एक्सेलरेशन है, तो इधर भी काइनेटिक एनर्जी है और इधर भी काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन ऑब्जेक्ट मूव एक ही तरफ करेगा, तो जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो टोटल फोर्सेस के वेक्टर सम के हिसाब से आएगी। बात समझ में आई? तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इसका कंसेप्ट आ जाएगा। अब इसको समझ लीजिए आप, ये क्या लिखा है, ये क्या बता रहे हैं। इसके लिए मैं आपको अभी एक ग्रुप में न्यूमेरिकल भेजूंगा जो आपके समझ में, जो आपको इस बात को समझाएगा कि बेसिकली वर्क एनर्जी थ्योरम है क्या।
W इज इक्वल टू चेंज इन, जब भी ये डेल्टा आएगा, मैंने आपसे कहा था जब भी ये डेल्टा आएगा तो आप समझ जाइएगा इसका मतलब होता है चेंज। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम। देखिए इस फॉर्मूले को मैं दोबारा लिख रहा हूँ, इस फॉर्मूले को मैं दोबारा लिख रहा हूँ, यहां पे लिख दे रहा हूँ बीच में। W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी एफ का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी आई का स्क्वायर। बात समझ में? वेयर एफ स्टैंड्स फॉर फाइनल एंड आई स्टैंड्स फॉर इनिशियल। ये यहां से आपके समझ में आ जाएगा। द वर्क एनर्जी थ्योरम कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि वर्क एनर्जी फ्रॉम थ्योरम हम ड्राइव कैसे कर सकते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ से कर सकते हैं। ये सवाल आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस में पुट किया जा सकता है। आगे बढ़ते, वर्क ट्रांसफर्स एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वर्क करता क्या है कि वर्क एक ऑब्जेक्ट को एक जगह से जब दूसरी जगह पहुंचाता है तो उसकी एनर्जी में बदलाव कर देता है। बात समझ में? अनदर और वन फॉर्म टू अनदर, या उसकी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। In more general system than the particle system mentioned here, work can change the potential energy of a mechanical device, the heat energy in a thermal system, or electrical energy in an electric drive. तो वर्क जब भी होगा उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी या थर्मल एनर्जी या उसकी मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी दो तरह की होती है, या तो आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी या पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क जब भी होगा वो इन एनर्जीज को चेंज करेगा। कितना चेंज करेगा? जितना वो होगा। तो वर्क हमेशा किसके बराबर होता है? वर्क हमेशा चेंज इन एनर्जी के बराबर होता है। तो यही यहां पर लिखा है, वर्क इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। अगर वेलोसिटी के टर्म्स में बात कर रहे हैं तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉजिटिव वर्क हो रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर नेगेटिव वर्क हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी। ये 1 मिनट से कम में स्विच ऑफ हो जाएगा। तो अब मेरा नमाज का भी टाइम हो रहा है, अब मैं इसको आपके एंड कर रहा हूं। ओके, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।